जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 में जो बच्चा एग्ज़ाम देना चाहता है, पेपर देना चाहता है, वो उसको गणित के विषय में मैं बता दूं कि पहले आने वाला क्या है, आपको यहाँ पर क्या क्या पढ़ने को मिलेगा और हमारा जो विषय है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा गणित में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गणित में सबसे पहले परिमेय संख्याएँ, वर्ग तथा वर्गमूल, घन तथा घनमूल, घातांक एवं करणी, सीधा एवं व्युत्क्रम समानुपात, मात्राओं की तुलना, चाल समय दूरी, बीजगणितीय व्यंजक, गुणनखंड, लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक, एक चर का रैखिक समीकरण, प्रतिशत, लाभ हानि तथा बट्टा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, चाल समय, रेखा, कोण एवं त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंकड़ों का प्रबंधन और सांख्यिकी। तो आपको ये गणित में देखने को मिलेगा। इसके बारे में आपको यहाँ पर पूरा वीडियो मिलेगा कि परिमेय संख्या में क्या पूछा जाएगा, किस तरह के प्रश्न आएंगे, आपको पूरा समझाया जाएगा। प्रत्येक पार्ट का प्रत्येक अलग अलग वीडियो आपको मिलेगा यहाँ पर। आपको इसमें से कुछ भी चीज़ नोट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर लेंगे तो आपको ये नोट करने की आवश्यकता नहीं होगी, सीधा यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो आपको मैं इस वीडियो में परिमेय संख्या के बारे में पढ़ाऊँगा। तो चलिए आपको मैं परिमेय संख्या के बारे में बताता हूँ। हम आ गए हैं परिमेय संख्याओं पर। इसे हम रेशनल नंबर भी कहते हैं। इसमें देखिए हमें पढ़ने को क्या है, प्राकृत संख्याएं। तो आप समझिए, यहाँ पर आपको सब समझना है और इसी पर ही प्रश्न आते हैं। तो प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम वस्तुओं को गिनने में उपयोग करते हैं, उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं और इसे हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। जैसे संख्या है 1, 2, 3, 4, बहुत सारी ऐसी, चाहे कितनी भी कोई भी संख्या लिख लो, वे संख्या जिन्हें हम 1 से शुरू होती हैं, बस वे संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके बाद आती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या देखिए ऐसी संख्याएं जो अभी हमने प्राकृत संख्या पढ़ी है उसके आगे यदि 0 लगा दें तो वे पूर्ण संख्या बन जाती हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, वे प्राकृत संख्याएं जिसमें हम 0 जोड़ लें तो वे संख्या पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। इन्हें हम W से प्रदर्शित करते हैं और संख्या होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे बहुत सी चलती जाएंगी। वे संख्या जिनमें 0 हो वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके बाद आता है पूर्णांक संख्याएं। जब हम प्राकृत संख्याओं में ऋणात्मक संख्या लिख लें और शून्य को भी अगर जोड़ लेते हैं तो वे संख्या कैसी कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं, और इसे हम कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है, देखो ये यहाँ पर दिखाया गया है I से -5 है, -5, -4, ठीक है। और आपको प्लस का मिल जाएगा 1, 2, 3 और 0, ये सभी पूर्णांक संख्याओं में आता है, ठीक है। तो हमारी पूर्णांक संख्याओं में धनात्मक संख्याएं थीं, उन्हें हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं और इसे हम I+ से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और वे संख्या हमारी कौन कौन सी हैं, 1, 2, 3, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, धनात्मक संख्याएं। इसी प्रकार ऋणात्मक संख्या वे संख्या हैं जिसमें आगे माइनस लगा होता है, वे सब प्राकृत संख्याओं की ऋणात्मक संख्या कहलाती हैं और इसे हम I- से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है सम संख्याएं। वे संख्याएं जिसमें हमारा कोई भी ऐसी संख्या जिसमें हमारा 2 का पूरा भाग चला जाए। किसी भी संख्या में यदि हम 2 का भाग देते हैं तो वो 2 से पूरा भाग चला जाता है और शेषफल हमारा कुछ नहीं बचता, शेषफल 0 आ जाए, तो वे सब संख्या कहलाती हैं सम संख्याएं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, वे सब संख्या क्या है, सम संख्याएं, क्योंकि इसमें भाग देने पर 0 आता है शेषफल। अब इसके बाद आता है विषम संख्याएं।
तो ऐसी वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग देने पर शेषफल 0 नहीं आता, उसमें 1 बच जाता है, मतलब हमेशा 1 या कुछ बचता है, तो वो संख्या क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं। जैसे 1 है, 3 है, इसमें 2 का भाग नहीं जाता, यदि 3 में 2 का भाग देंगे तो शेषफल 1 बच जाता है। अब आता है भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या क्या है? वे संख्याएं जिसके गुणनखंड 3 या 3 से ज़्यादा हो जाएं, गुणनखंड करते हैं तो 3 या 3 से ज़्यादा गुणनखंड आए तो वे संख्या क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। यानी कि वे संख्याएं कह सकते हैं जिसके गुणनखंड में 1 आता है और स्वयं उसी संख्या से कोई भी एक संख्या जिसमें भाग दें, या तो 1 का भाग जाएगा या खुद उसी संख्या का भाग जाएगा या फिर किसी अन्य का जाए, किसी अन्य संख्या का चला जाए, तो संख्या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हम ले लेते हैं यहाँ पे 8। 8 में 2 का भाग जाता है, ठीक है, 2 का भाग जाता है, 4 का भी जाता है, 8 का भी भाग जाता है और 1 का भी जाता है। यानी यहाँ पर देखिए कितने 3 या 3 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये भाज्य संख्या है 8। अगर यहाँ 2 से ज़्यादा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, जैसे 2 का ही अकेला जाता और 1 का अकेला जाता, तो ये हमारी अभाज्य संख्या होती। अब इसके बाद ध्यान देने वाली बात है कि 1 ना तो भाज्य में आती है और ना ही अभाज्य संख्या में आती है, ठीक है, ध्यान रखना। 1 भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। अब आता है अभाज्य संख्याएं। तो वे संख्याएं जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाता है, पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, उसमें शेषफल बच जाता है, तो वे अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। इसके लिए भी देख लीजिए, यदि हम 7 लिखते हैं तो इसमें या तो 1 का भाग जाता है या 7 का जाता है, किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है इसमें। किसी अगर 2 का भाग देते हैं तो 3 6, शेषफल क्या बच गया? 1। इसलिए ये अभाज्य संख्या है। तो ऐसी संख्याएं जिसमें केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, इससे ज़्यादा गुणनखंड नहीं होते हैं, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ 2 ऐसी सम संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब आता है इसमें सह अभाज्य संख्याएं। तो ऐसे 2 या उससे अधिक प्राकृत संख्याओं के जोड़े होते हैं जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, यानी 1 आएगा उभयनिष्ठ से गुणनखंड 1 आएगा, उसके अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं आता है, तो ऐसी संख्या सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक कोष्टक में लिखा है 2 3 5। अगर इसमें देखिए मैच करेगा तो या तो 1 ही मैच करेगा और कोई संख्या का भाग नहीं जा सकता इसमें। ये देखिए अगला कोष्टक में 3 7 11 लिखा है, इसमें अगर भाग दें तो 1 का ही भाग जाएगा। तो ऐसी संख्या हो जिसमें केवल 1 का भाग जाए और किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, तो वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके बाद आता है परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी अंश बटे हर के रूप में हम लिख सकते हैं, वे संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हर होता है, यानी q जो होता है बटे वाली संख्या, उसमें 0 नहीं होना चाहिए बटे में। यदि 0 हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो इसमें परिभाषा क्या है? ऐसी संख्या जैसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। यहाँ पर p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और वह अभाज्य भी हैं। ये दोनों कैसे होने चाहिए? अभाज्य, ये एक दूसरे से नहीं कटेंगे। हाँ, अभाज्य भी हो सकते हैं लेकिन अभाज्य ही लिखते हैं, तथा q कैसा? शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 1 है, 2 है, 7 है, ये सब परिमेय संख्या हैं। अब आप ये मत सोचना कि इसमें बटे में कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बटे में देखो 1, जैसे 2 है, इसके बटे में हमेशा 1 लिख सकते हैं। 3 है, इसके बटे में 1 लिखा जा सकता है, इसलिए परिमेय संख्या भी, ये भी परिमेय संख्या होती हैं। इसके बाद 5/9, 6/7, -7/9, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, क्योंकि ये p/q के रूप में होती हैं। प्रत्येक पूर्णांक जो होता है वो सब एक परिमेय संख्याएं होती हैं। और इसके बाद आता अपरिमेय संख्याएं। तो वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, नहीं लिख सकते, उन्हें अपरिमेय संख्याएं
कहते हैं। जैसे पी, जहाँ पर देखो पी बटे क्यू के रूप पूर्णांक तो होते हैं, लेकिन क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसमें भी यहाँ पर क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब क्यू नीचे क्यों आया? अगर बटे में कोई संख्या आती है तो वो परिमेय संख्या हो जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि हमेशा किसी न हर संख्या के नीचे एक तो होता है, इसलिए यहाँ पर क्यू लिया गया है। अब यहाँ पर लिखा है √2 यानी वर्गमूल 2। 2 का वर्गमूल क्या होगा? दशमलव में है, चलता जाएगा इसका भाग। जब वर्गमूल लेते हैं तो इसका वर्गमूल पता नहीं है। 2 का वर्गमूल नहीं मालूम, 3 का नहीं मालूम, 8 का नहीं मालूम। ऐसी संख्या जिनके वर्गमूल नहीं मालूम है हमें, तो वे अपरिमेय संख्या में आता है। यहाँ पर देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपको पढ़ा होगा कि पाई का मान क्या होता है? 22/7। लेकिन ये पूरा सही मान नहीं है। यदि हम 22 में 7 का भाग देंगे तो ये चलता जाएगा, इसलिए ऐसे हम एक अनुमानित मान लिखते हैं। यानी वे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वे अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब आता है वास्तविक संख्याएं। तो वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं, वे सब वास्तविक संख्याओं में आती हैं, और इसे हम कैपिटल R से लिखते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल R में क्या आ गया? √8 है, √3 है, √2 है ना। ऐसी संख्याएं 5, 9, 0, -4, -4, 7/9, तो ये सब संख्या वास्तविक संख्याएं होती है। तो आप ये सब, तो ये हमारा पार्ट 1 था परिमेय संख्या के बारे में। अब इसका अगला पार्ट आपको अगले वीडियो में मिलेगा। परिमेय संख्या के से रिलेटेड दूसरा पार्ट में आप सीखेंगे, और इसे आप नोट करने की ज़रूरत नहीं है, इसे याद करना है। और याद कैसे करेंगे, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उसे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट में लिख दें कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया है, तो मैं उसे आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, या फिर इसे अगले वीडियो में हम उसे आपको समझा दूंगा कि क्या समझ में नहीं आया। अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा, या फिर वहीं पे आपको कमेंट कर दूंगा कि ये कैसे होता है। ठीक है। और अगला वीडियो आपको इसी परिमेय संख्या से पार्ट 2 में आएगा, और पार्ट 3 में आपको इससे संबंधित सभी प्रश्न दिए जाएंगे, और हर यूनिट का अलग अलग वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है।